हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बिना पानी ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है बेटा कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज हम लोग आप लोग के सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 3 का सेकंड उसके आगे का पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर को एक बार देखा था, पर उसमें हम लोगों ने चीज़ों को बस एक समराइज में पढ़ा था। आज हम लोग थोड़ा सा डीपली उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो इस चैप्टर में इंक्लूड है। बेटा चैप्टर का नाम है फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। फर्स्ट फार्मर्स पहले किसान और चरवाहे, ठीक है। पहले किसान और पहले चरवाहे। पहले किसान कौन था और पहला चरवाहा कौन था? आज हमारा जो ह्यूमन जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, मानव सभ्यता, वो आज इस स्तर तक पहुंच चुकी है। डेवलपमेंट की आज हम लोगों ने एक नई मिसाल पेश की है। आज हम सब बहुत ही डेवलप्ड हो चुके हैं, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ये कड़ी कहाँ से बनी और कैसे डेवलप हुई, इन्हीं चीज़ों को आप हिस्ट्री में देखते हैं बेटा, और इन्हीं चीज़ों को आप सीखते हैं और अपने एंसेस्टर्स के बारे में, हमारी ही पुरानी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। तो बेटा आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारे एंसेस्टर्स में, हमारे पूर्वजों में जो पहले फार्मर्स हुए होंगे, जो पहले गड़रिये हुए होंगे, जो पहले चरवाहे हुए होंगे, वो कैसे थे और उन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया, उन्होंने अपने आप को कैसे सेटल किया और कैसे उन्होंने अपने आप को इस पोजीशन तक, आज जो हमारी कंडीशन है, हम यहाँ तक कैसे विकास करते करते हम लोग कैसे आए, ये हिस्ट्री हमें बताती है। ठीक है बेटा, तो आइए हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम फार्मर्स की बात करेंगे, तो उससे पहले कोई किसान होगा तो खेती जब शुरू करने का, खेती करने वाले को तो किसान कहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग जानेंगे वो ये रहेगी कि बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहली चीज हम जानेंगे वो ये कि बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहली चीज जानेंगे बेटा कि खेती की शुरुआत कैसे। देखिए चैप्टर का नाम है फर्स्ट फार्मर्स, पहले किसान और पहले चरवाहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खेती की शुरुआत कैसे किया हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने आखिर खेती करना शुरू कैसे किया, ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं बेटा। 1977 में बलूचिस्तान, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान का इलाका था, वहां पर एक गांव है जिसका नाम है मेहरगढ़। उस गांव का नाम क्या बेटा? मेहरगढ़, ठीक है। 1977 में एक गांव है जिसका नाम है मेहरगढ़। वहां पर सबसे पहले शुरुआत, एक वहां पर एक खेत खोजा गया, वहां पर सबसे पहले खोज हुई, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए कि मेहरगढ़ में, इस चीज को मैं थोड़ा सा और डिटेल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, देखिए मैंने आप लोग को समझाया था, इस बात को एक बार फिर से समझा रहा हूं कि लगभग 10,000 ईयर्स तक अपने जीवन को एक तरह से खानाबदोश के रूप में, मतलब अपने जीवन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे एंसेस्टर्स घूमा करते थे। जब उन्होंने एक स्थान पर रहना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले खेती की शुरुआत की, और सबसे पहले जो खेती की शुरुआत थी वो किस एज में हुई बेटा? नियोलिथिक एज में सबसे पहले खेती करने की शुरुआत हुई, ठीक है। तो भारत में जो बलूचिस्तान था, वहां पर एक जगह जिसका नाम है मेहरगढ़, वहां पर बेटा खेती करने का सबसे पहला जो प्रमाण हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ से हमें पता चलता है कि वहां पर करीब 9,000 साल पहले वहां पर खेती की जा सकती थी। वहां पर जो हमारे पास जो सबूत मिलते हैं उस जगह से, वो अधिकतम 9,000 साल पुराने और नवीनतम 4,500 साल पुराने वहां पर हमको प्रमाण मिलते हैं, सबूत मिलते हैं कि वहां पर खेती हो रही थी, ठीक है बेटा। तो वहां से इन्हीं सब चीजों के साथ से हमें पता चला, इन्हीं चीजों के प्रमाण से हमें पता चला कि हमारे पूर्वजों ने खेती करना जिस तरह से शुरू किया, उनकी जो कंडीशंस थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमें उसका जो प्रमाण मिला वो मेहरगढ़ से मिलता है बेटा, भारत में सबसे पहले खेती होने की शुरुआत में। और दूसरी चीज जो आप जानेंगे वो ये है कि एग्रीकल्चर की जब भारत में शुरुआत हुई, जब हमारा भारत में शुरुआत किया, वो पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में जब हम उस काल में जाते हैं, नियोलिथिक एज में जाते हैं, तो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, तो उसके कारण क्या रहे होंगे इसको समझिए। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि हो सकता हो कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्हें खेती करना नहीं आता था, हो सकता हो कि जो फसलें थी वो अपने आप उग गई हों,
सबसे पहले मानव ने जिस चीज की खेती की वो कपास था बेटा। सबसे पहले कपास की खेती इन्होंने शुरुआत की। तो हो सकता हो कि इन्हें नॉलेज जब न रहा हो तो आपने यहाँ प्राकृतिक रूप से पहली बार सब चीजें उगी होंगी, फिर इन लोगों ने उसका एनालिसिस किया होगा, उसको देखा होगा, तो इन्हें पता चला होगा कि ये चीजें ये भी मेहनत ये भी उगा सकते हैं, ये भी उसे पा सकते हैं, ये भी उसे बो सकते हैं, उगा सकते हैं, एक सीजन में पकती हैं, सारी चीजों की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई होगी। तो हो सकता हो कि पहली बार ये चीजें नेचुरल तरीके से हुई होंगी, फिर जब उन लोगों ने इनको देखा होगा, एनालिसिस किया होगा, तो इस एनालिसिस के आधार पर उन लोगों को पता चला होगा कि अरे ये फसल हम भी कर सकते हैं। और फिर उन लोगों ने अपने खाने पीने की चीजों को जब देखा कि इनसे उनकी भूख की तृप्ति पूरी होती है, तो इसलिए हो सकता है कि ऐसे इन हालातों की वजह से खेती की शुरुआत हुई होगी। ठीक है, देखिए हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि लोगों ने कैसे खेती शुरू की, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास जो प्रमाण मिले हैं, हमारे पास जो सबूत मिले वो हमें बताते हैं कि ये लोग खेती करना जानते थे। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास एक करनूल एक गुफा है जहां पर आग होने का सबूत मिला, जहां पर ये सबूत मिलता है कि आग की खोज हुई थी, उस एरा में ही आग की खोज हुई थी। तो वैसे ही हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को इन जगहों से जो चीजें मिलती हैं उसके द्वारा हमें सबूत मिलता है कि हाँ यहाँ पर कुछ था। जैसे छोटा सा एग्जांपल है बेटा कि लगभग आज से 150 साल पहले जब ट्रेन चलाने के लिए पंजाब में हमारे जो इंजीनियर्स थे वो रेल की पटरी बिछा रहे थे, तो उस समय जब 150 साल पहले रेल की पटरी बिछाने के लिए इंजीनियर्स क्या कर रहे थे कि पंजाब जो इस समय पाकिस्तान में है, पंजाब बेटा पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, तो पंजाब के जिस प्रांत में ये लोग रेल बिछाने के लिए, रेल की पटरी बिछाने के लिए, पटरियों को बिछाने के लिए इंजीनियर्स काम कर रहे थे, उन्हें वहां पर जब ईंटों की जरूरत पड़ी तो उसी के आसपास के इलाके में गए और उन लोगों ने वहां से ईंटें अच्छे उठा लाए। उसी जगह पर 80 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि अरे यहाँ पे जो ईंटें हैं वो कोई इधर के ईंटें नहीं, वो कोई इधर 100 200 साल 300 साल पुरानी ईंटें नहीं, ये तो हजारों साल पहले के पुराने ईंटें हैं। और उन बेसिस पे जब और डिस्कवरी हुई, जब और एनालिसिस हुआ, जब और अध्ययन हुआ, जब वहां खुदाई हुई तो पता चला अरे ये जो ईंटें हैं ये तो हमारे एक पुरानी, एक अति प्राचीन, एक बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशंस के ईंटें हैं। तो इसी तरह की एग्जांपल्स हैं बेटा जो कई सारे हैं, जिसके आधार पर हमें अलग-अलग जगहों पर कई सारे प्रमाण मिलते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने किस तरह से अपनी खेती करनी शुरू की, किस तरह से उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को जीना शुरू किया। ठीक है बेटा, हम दूसरी चीज की बात करेंगे तो आप लोगों ने पहली चीज जो समझी वो थी खेती की शुरुआत। दूसरा था बेटा डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन के अंदर समझिए कि किस तरह से पहली बार ये लोग पालतू जानवर, किस तरह से पहली बार इन लोगों ने जानवरों को पालना सीखा, किस तरह से सबसे पहली बार मनुष्य ने जानवरों को पालना सीखा, इसको समझिए। देखिए वो खाने के लिए दो चीजों पर मुख्य रूप से निर्भर था। पहले उसे जंगल में जो फल फूल कंदमूल वगैरह मिलते थे वो इनसे अपना पेट भरता था। दूसरा, आप लोगों ने पढ़ा था कि पैलियोलिथिक एज वगैरह में वो कुछ जानवरों को तो नहीं मार पाता था, लेकिन जो दूसरे जानवर मार के, जो मांसाहारी जो और जानवर होते हैं, जब हम किसी जानवर को मारते थे तो उनके बचे हुए पार्ट्स को खा करके अपना पेट भरता था, क्योंकि उस समय उसे शिकार करना नहीं आता था। क्योंकि इस एज में उसे खेती करना, शिकार करना, जानवरों को चराना, ये सारी चीजें वो सीख चुका था, हमारा जो मनुष्य था, जो हमारा एंशिएंट मानव था। इसलिए उसने क्या किया कि अब जानवरों को उसने पालना भी सीखा। जानवरों को पालने में देखिए कुछ चीजें जो है इस तरह की, उन्होंने देखा कि जो आज से 12,000 साल पहले क्लाइमेट में बेटा बहुत बढ़िया परिवर्तन, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन हुए। उसके फलस्वरूप पर हरी हरी घास, चारागाह जिसको बोलते हैं, वो कई सारी चारागाह पूरे विश्व में पैदा हुई और उन चारागाहों की मदद से कई जानवरों का जो विकास था बहुत ही तेजी से हुआ। जिन जानवरों से हमारे पूर्वजों को लगा कि ये जानवर हमारे नुकसान हमें नहीं पहुंचा सकते, या जिन जानवरों को लोगों ने पाल करके देखा कि ये उनके साथ रहने में सुटेबल है, जिन जानवरों ने उनके साथ जिनका तालमेल उनका बैठा, वो जानवर ही उनके पालतू जानवर बन गए। ठीक है, और फिर उनमें से कुछ जानवरों को उन लोगों ने इसलिए पाला ताकि उन्हें उनसे मांस मिले, मीट मिले, जिसको खा करके अपने पेट को भरे। लेकिन उन लोगों ने गाय को भी पाला और उन्हें ये पता था कि गाय से उन्हें दूध मिलती है, तो इस तरह से उन्होंने अपने भोजन के लिए भी पाला। तो आप समझ रहे हैं कि हमारा जो पूर्वज था उसने चीजों को जब देखा तो उससे तालमेल बिठाना भी सीख लिया था। इस एज में आते आते हमारे जो पूर्वज थे वो लोग क्या थे कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग तालमेल को बिछाना और चीजों के साथ अपने आप को व्यवस्थित रूप रखना, ये भी उन लोगों ने सीख लिया था। तो इस तरह से उन लोगों ने जानवरों को पालना सीखा। उन लोगों ने अपनी
जरूरतों को पूरा करने के लिए, और हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से भी जानवरों की सहायता करते थे। जैसे उन लोगों ने कुत्तों को पालना सीखा, भेड़ों को पालना सीखा, जैसे उन लोगों ने मान लीजिए कि मीट के लिए और जानवरों को पाला, फिर ऊन वगैरह की वजह से उन लोगों ने जानवरों को पाला, और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो अपनी स्किन को प्रोडक्शन के लिए उन लोगों ने जानवरों को पाला। कैसे, इस बात को समझ लीजिए। स्किन प्रोडक्शन का मतलब बेटा कि वो जानवरों की खाल से अपने आप को, क्योंकि उस समय वस्त्रों की तो कोई जानकारी थी नहीं, तो इन्हीं जानवरों की खाल से क्या करते थे, वो अपने लिए कपड़े बनाते थे और उन्हीं को पहनते थे। तो इस तरह से उन लोगों ने जानवरों को अपने फायदे के लिए, अपने स्पेसिफिक फायदे के लिए उन लोगों ने पालना शुरू किया। तो उन लोगों ने अपने भोजन के लिए जानवरों को पाला, ऊन के लिए जानवरों को पाला, अपने स्किन के प्रोटेक्शन के लिए उनसे जानवरों की जो खाल होती थी, जिसको कपड़ों के रूप में, जिसको अपने शरीर को ढकने के लिए जिसका प्रयोग करते थे, इस चीज के लिए लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया। तो ये था बेटा फैक्ट कि इस तरह से हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो उन लोगों ने इस तरह से खेती की शुरुआत की, और इस तरह से उन लोगों ने डोमेस्टिकेशन, इस तरह से जानवरों को पालने की शुरुआत की। हम आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करेंगे इंप्लीकेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए आप लोग चीजों को ध्यान से समझते रहिएगा, और आप लोग को ये सारी चीजें मैं बहुत ही आसान में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए चीजों को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। इंप्लीकेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन, अब आइए समझते हैं कुछ चीजों को। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो बात करेंगे बेटा वो है इन्वेंशन ऑफ व्हील। ठीक है, पहिए की आविष्कार की, इन्वेंशन ऑफ द व्हील, इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए का खोज। देखिए, जब पहिए की खोज मानव ने कर लिया, पहिए की खोज लगभग उसने एक एक्सीडेंटली तरीके से उसने किया। उसने देखा कि कोई भी गोल लकड़ी का जो लट्ठा होता है, कोई भी जो गोल होता है, वो मोशन कर सकता है, वो अगर हम उसे ढकेले तो वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। उन लोगों ने मोटे मोटे पेड़ों की जब तनों को देखा और उनको फोर्स लगा के जब धक्का दिया, तो उन्होंने इस बात को फील किया, करे गजब, ये तो अपने आप मोशन आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज से उन लोगों के लिए इस तरह से उन लोगों के लिए मोटिवेशन मिला कि क्यों ना हम ऐसी चीजों को बनाएं जिन पर हम कम फोर्स लगाएं और वो आगे की तरफ अपने आप तेजी से चलता चला जाए। इस हिसाब से इस चीज को, इस संकल्पना को लेकर के उन लोगों ने क्या किया कि पहिए का आविष्कार किया। और जब पहिए का आविष्कार उन लोगों ने कर लिया बेटा, तो पहिए के आविष्कार से उन लोगों ने क्या किया कि अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उन लोगों ने इस चीज का इस्तेमाल किया। और फिर उन लोगों ने पहिए के आविष्कार से अपने डेवलपमेंट में जो भी चीजों को जिस तरह से उसका उपयोग कर सकते थे, इन लोगों ने किया। दूसरी जो चीज थी बेटा वो था पॉट मेकिंग। इसको समझिएगा आप लोग, बर्तन बनाना। बर्तन पॉट मेकिंग जो था, ये जो प्रोसेस था, इसको समझ लीजिए कैसे उन लोगों ने बर्तन बनाना सीखा। देखिए, उस समय का जो समाज था, उस समय का जो सोशल जो लाइफ थी बेटा, वो कुछ इस तरह की थी कि इससे पहले भी जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो बेसिकली एक ही जगह पे रहते थे, पर अब जो थे वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर रहना इन लोगों ने सीख लिया था। क्योंकि इन लोगों ने खेती करना सीखा था, इसलिए अब ये एक तरह से कह सकते हैं कि इनके अंदर स्वयं के ऊपर डिपेंड होने वाली जो भावना थी वो आ चुकी थी। ठीक है, तो पॉट मेकिंग का जो अर्थ था, बर्तन इन लोगों ने किस तरह बनाना सीखा होगा, क्या कंडीशन रही होगी, आइए उनको समझते हैं। देखिए, जो जैसे लोगों ने खेती करना सीखा, तो सबसे पहली जो जरूरत पड़ी उनको बर्तन बनाने की, वो ये नहीं होगी बेटा कि कैसे हम अपने भोजन को स्टोर करें। क्योंकि जब इन लोगों ने व्हीट, राइस, बार्ली, इन चीजों को जब इन लोगों ने उगाना सीखा और जब उन चीजों को रखने की बारी आई होगी, तो उन लोगों के दिमाग में आया होगा कि हम आखिर चीजों को स्टोर करना सीखें, हम उन्हें संचित करके रखना सीखें। तो हो सकता है इस कंडीशन की वजह से उन लोगों ने बर्तन बनाना पहली बार सीखा होगा। बेटा हमेशा कहते हैं कि जब भी हमें आवश्यकता किसी चीज की होती है, तभी इन्वेंशन भी होता है। जब विषम परिस्थितियां आती हैं, तो हम उनसे बचने का रास्ता अपने आप ढूंढने लगते हैं, और वो चीज आज भी वैसे ही लागू हो रही है। हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उनको हटाने के लिए कुछ उपाय करते हैं और वही इन्वेंशन बन जाता है। हमारे पास आज के लाइफ में भी ऐसे ही हो रहा है बेटा। हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती है, साइंटिस्ट उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बारे में जो टेक्निकल टर्म्स होता है, उसके बारे में चीजों के बारे में एनालिसिस रिसर्च होती है, और फिर उसका निदान होता है। तो उस समय के हमारे जो पूर्वज थे, उनके साथ भी अगर प्रॉब्लम्स आती थी, तो वो लोग भी, क्योंकि जब उन लोगों ने सोचना समझना शुरू किया होगा, तो उन लोगों ने भी ऐसे ही सोचा होगा। जब उन लोगों को भोजन को
स्टोर करने की प्रॉब्लम आई होगी तो लोगों ने सोचा होगा कि आखिर हम भोजन को रख नहीं सकते तो आखिर कैसे रखें, तो इसलिए उन लोगों ने टोकरियां बनाना शुरू किया। टोकरियों को लोगों ने लकड़ी के सहारे बनाया, लेकिन उन टोकरियों में वो क्या करते थे कि वो लिक्विड चीजों को तो नहीं रख सकते थे, इसलिए उन लोगों ने मिट्टी के शेप्स, मिट्टी का फायदा उठा करके अलग अलग डिफरेंट ऑफ शेप्स में उन लोगों ने क्या किया कि पॉट्स को बनाना शुरू किया। और उन लोगों ने देखा कि इन पॉट्स में मिट्टी के बने हुए बर्तनों में वो क्या कर सकते थे, लिक्विड को भी रख सकते थे। तो इस तरह से बेटा बर्तन बनाने की शुरुआत हुई। ठीक है, हम तीसरा जो पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे, वो है बेटा इनकी कम्युनिटी लाइफ, इनका सामुदायिक लाइफ कैसे थी, कैसे उस समय के रहते थे। कम्युनिटी लाइफ के बारे में बात करेंगे बेटा कि कैसे उस समय के लोगों का जीवन था। देखिए आज इस समय के जो लोगों का कम्युनिटी लाइफ था वो हम लोगों के जीवन से काफी मिलता जुलता है। कैसे समझिए, उस समय ये पर्टिकुलर एक समुदाय में बटे हुए होते थे, तो इनका जो उस समुदाय में देखिए ताकत अब थोड़ा सा डिफरेंस हो चुका है, अब हिस्ट्री ऐसी नहीं है। इनके अकॉर्डिंग जो ताकतवर रहता था वो उस कबीले का, वो उस समुदाय का सबसे प्रमुख होता था। वो उस ग्रुप का क्या होता था, लीडर होता था। जिसके पास ताकत होती थी वो उस ग्रुप का क्या होता था, लीडर होता था। और जो काम बंटा होता था लोगों के बीच में वो इस तरह से बंटा होता था कि एक उम्र के अनुसार, शक्ति के अनुसार, इन दोनों चीजों के अनुसार वो काम को बांटते थे। जैसे अगर आप ज्यादा उम्र वाले हैं, अगर आपके पास अनुभवी हो, अगर आपकी ज्यादा उम्र है तो आप उस हिसाब से काम को करेंगे। अगर आपके पास शक्तिशाली है तो आपका काम अलग होगा। जो महिलाएं थी उनका बेटा ये भी प्रमाण मिलता है, ये भी इस समय की चीजों के बारे में पता चला कि समय जो कम्युनिटी लाइफ थी, जो महिलाएं हुआ करती थी वो खेती के कामों में सहयोग करती थी। वो क्या करती थी कि ऊन वगैरह की शुरुआत हो चुकी थी तो उससे बुनने वगैरह के लोग शुरुआत हो चुकी थी, तो बुनने वगैरह में लोग काम करती थी, बुनती थी चीजों को और खेती में सहयोग करती थी। तो औरतें जो थी आप वहां से भी देख सकते हैं कि वो उस समय की औरतें जो थी वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट रूप से कम तरीके से आगे आकर के काम नहीं करती थी। वो उस समय की जो औरतें थी वो भी घर में रह करके इस तरह से काम करती थी। जो पुरुष होते थे वो जानवरों को चराना, शिकार करना, इन चीजों में वो परिपक्व थे। ठीक है, वो शिकार करते थे क्योंकि हंटिंग लोगों ने सीख लिया था। खेती करना, शिकार करना, जानवरों को चराना, ये सारी चीजें पुरुष करता था। तो उस समय के जो समुदाय है उसकी जो बेसिक्स हैं, कुछ बातें हैं उनके बारे में समझ लीजिए। महिलाएं घरों में रहती थी, अधिकतर महिलाएं घरों में रहती थी। दूसरा, ये महिलाएं जो थी वो खेती में सहयोग करती थी, घरों के काम को करती थी। पुरुष जो होते थे उनमें जो सबसे शक्तिशाली होता था उस कम्युनिटी का वहां का हेड होता था। और जो काम था बेटा वो उनकी उम्र और उनके ताकत, उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बटा हुआ था। जो जिस तरह की शक्ति रखता था उसे उस तरह का काम मिलता था। ठीक है, ये उनकी कम्युनिटी लाइफ थी। अच्छा, कम्युनिटी लाइफ में उनके काम जो थे, इस चीज को बिल्कुल मत भूलिएगा, वो शिकार करना, चराना, ग्रेजिंग, जानवरों को चराना, ये सारी चीजों को सीख चुके थे। और इसीलिए जो पुरुष थे उनका ये काम था। ठीक है, हम चौथी बात करेंगे बेटा रिलीजन के बारे में कि आखिर वो लोग का धार्मिक जीवन कैसा था। ये तीनों चीजें तो आपने समझा। चौथा जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो था बेटा रिलीजन, कि उन लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। तो चलिए समझते हैं कि उन लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, वो लोग किस तरह से अपने जीवन को जीते थे। क्या उस समय भी भगवान वगैरह मानने की चीजें थी, क्या उस समय भी पूजा पाठ होती थी, तरह तरह के जो क्वेश्चन है इनका आंसर आप लोग सुनिए, समझिए। बेटा उस समय का जो मानव था ये कहां से बात है, कैसे ये अवधारणा उनके दिमाग में आई ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि वो जिन जिन चीजों की पूजा करते थे उनके नाम पहले उनके बारे में जान लीजिए बेटा। वो आग की पूजा करते थे, पानी की पूजा करते थे, थंडर की पूजा करते थे, अर्थ की पूजा करते थे और सूर्य की भी पूजा करते थे। वो आग, पानी, सूर्य, पृथ्वी, इन सभी चीजों की पूजा करते थे। ठीक है, और खास बात और जान लीजिए कि वो लोग क्या था कि सांप को वो लोग भय मतलब डर की वजह से सांप की पूजा करते थे। सांप को वो लोग क्या मानते थे कि सांप की पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सांप से उनको क्या लगता था, डर। और गाय की पूजा वो भी करते थे, और गाय की पूजा वो इसलिए करते थे क्योंकि गाय से उनको यूजफुल चीजें मिलती थी। यूजफुल चीजें मतलब उनके लिए दूध
मिलता था। और इसलिए वो गाय का जो पूजा करते थे वो अपने यूजफुल होने की वजह से गाय की पूजा करते थे, और सांप की पूजा वो इसलिए करते थे क्योंकि सांप सोने लगता था डर। ठीक है बेटा, तो वो उस समय की रिलीजन लाइफ थी, उनकी जो रिलीजियस लाइफ है। इसमें आप लोगों ने देखा कि ये जो पूजा पाठ की जो प्रवृत्ति थी कि आज की नहीं है, हमारे एंसेस्टर्स ने भी इस चीज में उस समय से हमारे एंसेस्टर्स ने पूजा पाठ में विश्वास करना शुरू किया। उनके माइंड में ये प्रवृत्ति आई, उनके माइंड में चीजें आई, और उन लोगों ने, आप लोग देख रहे हैं कि बेसिकली वो जिन चीजों की पूजा करते थे वो नेचुरल प्राकृतिक चीजें होती थी। हो सकता हो कि इन चीजों को उन लोगों ने अपने लिए यूजफुल समझा हो सकता हो कि उन लोगों ने ये समझा हो कि इन चीजों की वजह से उनका जीवन है, अगर ये चीजें ना हो तो उनका जीवन ना हो सकता हो इन्हीं कारणों की वजह से वो पूजा पाठ में, इन चीजों के पूजा पाठ में विश्वास करते थे। ठीक है बेटा, और आगे चल करके इसी पूजा पाठ की वजह से वो अंधविश्वासी काफी बन जाते हैं। ठीक है, अब हम पांचवी चीज के बारे में बात करेंगे बेटा, और वो है कि डिस्पोजल ऑफ डेथ। इसके बारे में हल्का जान लीजिए कि आखिर वो जब कोई मर जाता था उस समय, तो उसके साथ वो लोग क्या करते थे? जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो बॉडी होती थी उसके साथ वो लोग कैसा व्यवहार क्या करते थे, कैसे उसको रखते थे? तो उस समय जो सबसे अधिक प्रयोग जिस चीज का होता था बेटा, वो था दफनाने का। वो लोग सबसे अधिक जो करते थे डेड बॉडी के साथ, जो जिस प्रोसेस को अपनाते थे वो था दफनाना। जब भी कोई बॉडी, जब भी किसी की मृत्यु होती थी तो उस बॉडी को क्या करते थे? दफनाते थे। और दूसरी चीज, कुछ ऐसे बेटा हम लोग को प्रमाण मिले हैं, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे ये बात सामने आई है कि वो लोग जब किसी चीज को दफनाते थे, ठीक है, तो उसके साथ मानव जरूरत की तमाम चीजों को उसके साथ ही उस कब्र में रख देते थे। मतलब जो जिंदा रहने पर जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन चीजों को लोग क्या करते थे कि आदमी की मृत्यु होने के बाद उसमें रख देते थे। ठीक है, तो ये डिस्पोजल ऑफ डेथ के इस तरह से। अच्छा, इसके पीछे की आप लोग और पता चला होगा कि वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें इस बात पर विश्वास था कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन होता है, और उस मरे हुए आदमी को उस वाले जीवन में, दूसरे जीवन में कोई किसी चीज की कमी ना हो, इसलिए क्या करते थे कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी जरूरत की कुछ चीजों को उसके साथ अपना देते थे। तो ये उनकी लाइफ है बेटा, जो इस तरह से डिस्पोजल ऑफ डेथ करते थे। तो बेसिकली मैंने तीन चार टर्म्स में आपको चीजों को समझाने की कोशिश की। पहिए का आविष्कार, बर्तन बनाने की कला, उनका सामाजिक जीवन, सामुदायिक जीवन, उनका धार्मिक जीवन, और वो लोग कैसे डेथ होने के बाद कैसे बिहेव करते थे, कैसे चीजों को, कैसे बॉडीज को रखते थे, इनके बारे में आप लोगों ने जाना। बेटा जस्ट इस एज के बाद जो पूरी तरह से एक छोटा सा परिवर्तन लाती है हम लोग की लाइफ में, वो होता है जस्ट इसी टाइम ऑफ पीरियड के बाद की एज, जिसको हम लोगों ने चाल्कोलिथिक एज के रूप में पढ़ा था। चाल्कोलिथिक एज की बात चल बेटा, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग, ताम्र युग। तो इस एज की जो खास बात है उसको बस आप ऐसे नॉर्मल सिंपल टर्म में समझ लीजिए कि कांस्य युग से उन लोगों के पास अभी तक क्या था कि पत्थर थे, जिसके बारे में पत्थरों के बारे में जानकारी थी, जिसकी वजह से अपने हथियार बनाते थे, वेपन्स बनाते थे। उन्हें पहली बार कोई धातु, कोई मेटल मिला, और वो मेटल था कांस्य, ठीक है, तांबा। इस चीज को उन लोगों ने प्रयोग करना शुरू किया, और इस चीज के प्रयोग को उन लोगों ने अपने बर्तन बनाने में, अपने वेपन्स बनाने में, और अपने लिए छोटे मोटे आभूषण के रूप में प्रयोग करने में इन लोगों ने इस चीज का प्रयोग किया। तो स्पेसिफिक एक लंबे समय तक जो था वो इस कांस्य की बनी हुई चीजों का प्रयोग करते थे। इसलिए एज ही हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको एक पर्टिकुलर एज का नाम दिया, जिसको हम लोग चाल्कोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग का एक चैप्टर था जिस चैप्टर का नाम था फर्स्ट फॉर्मर्स एंड हर्डर्स। आप लोगों ने बेसिकली इस बात को समझा इस चैप्टर में कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो लगातार होता रहा है, और जैसे जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनको जब चीजों की जरूरत पड़ी, कुछ चीजों को प्रैक्टिकल रूप से उन्हें मिली, और कुछ चीजों को लोगों ने ताल में बिठाया, उनके साथ जीना सीखा। डेवलपमेंट का प्रोसेस वहां से शुरू हुआ और लगातार चल रहा है और लगातार चलता रहेगा। आप लोगों ने उनकी लाइफ के बारे में जाना कि किस तरह से उन लोगों ने खेती करना शुरू किया, कैसे उन लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया, और कैसे उन लोगों ने अपने पहले के जीवन को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाते गए। आप लोगों ने अगर शुरू से अच्छे से समझा हुआ चीजों को, तो आप लोग तक समझ भी चुके होंगे कि आखिर इन लोगों ने खेती करना सीख लिया,
जो है बेटा वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं ढंग से इस चीज को समझिए, आप उसको टाइम ऑफ फ्रेम में लेकर चलिए। अभी आज इस चैप्टर में आप लोगों ने सीखा कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने खेती करना सीख लिया है, और हम लोगों ने शुरुआत कहां से की थी बेटा? हमने शुरुआत की थी कि वो कुछ नहीं जानते थे, वो लोग यहाँ तक कि जानवरों को मार के खाना भी नहीं जानते थे, वो दूसरे के जानवरों, दूसरे जानवर मारे हुए जानवरों को ही खाकर पेट भरते थे। वो खेती तो दूर, अपने लिए अपनी बॉडी पर स्टार्टिंग में कपड़े तक यूज नहीं, अपने जो इस समय उन लोगों ने क्या किया था कि ऊन को फिर लोगों ने बुनना शुरू किया, जानवरों की खाल से ऊन निकालना तक शुरू कर दिया। उन लोगों ने शुरू में कुछ नहीं सीखा था। इस समय उन लोगों ने वेपन्स बनाने शुरू किए। इस समय के जो उनके वेपन्स थे बेटा वो नुकीले थे और धारदार होते थे, क्योंकि उन लोगों ने शिकार करना सीखा था। तो शिकार करने के लिए बेसिकली उनके जो वेपन्स रहे होंगे वो जानवरों ऐसे रहे होंगे जो जानवरों को मार सके। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि उन लोगों जो हमारे एंसेस्टर्स थे पैलियोलिथिक एज में आप लोगों ने पढ़ा कि वो उनके जो हथियार होते थे वो पत्थरों के होते थे जो बिल्कुल बेडौल बेबद्दे होते थे। तो इस तरह से आप लोगों ने धीरे-धीरे चीजों को समझना शुरू कर दिया है। आपने अभी तक ये समझ लिया है कि किस तरह से धीरे-धीरे प्रोसेस बढ़ता जा रहा है और कैसे धीरे-धीरे हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कैसे धीरे-धीरे उनके जीवन में विकास हो रहा है। ठीक है बेटा, तो हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में आगे चैप्टर को पढ़ेंगे, आगे की चीजों को देखेंगे और सीखेंगे। आप सब लोग हमारे साथ चीजों को अच्छे से पढ़ते रहिए, मेमोराइज करते रहिए और सारी चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करते रहिए। जहां भी आपको जरूरत पड़े वीडियो को रोकिए, पॉज करिए, चीजों को समझिए और फिर आगे बढ़िए। घर पर रहिए बेटा, सुरक्षित रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।